कंपनी का बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं। तो मेरी बात समझ में आई? कुछ भी हमारे इसमें जो हमने लिखा हो वो कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। बिल्कुल बेटा, जैसा कंपनी लॉ कहेगी वैसा ही हमें फॉलो करना है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी रखनी है। तो सरकार बेटा नजर गड़ा कर रखती है किस किस कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, उससे टैक्स को पकड़ लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हिमांशु अरोड़ा फिर से स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। सर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स के स्कूल में ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है 12th क्लास में, और कुछ स्टूडेंट का पार्टनरशिप स्टार्ट होता है। तो अगर आपके स्कूल में भी ये चैप्टर पहले स्टार्ट हुआ है, एनालिसिस वाली बुक पहले स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, पहले मैं आपको यह जानकारी देता हूं। अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे लगाइएगा, एंड तक देखिएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि क्लास में देंगे पूरा ध्यान तो अकाउंटेंसी बनेगी आसान। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है मेरे बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। सर थोड़ा और इलैबोरेट करो। बिल्कुल करते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ईयर के एंड में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे हम अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो जो अकेला पर्सन बिजनेस करता है वो ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाएगा जिससे पता चले उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये पता करने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, इसके लिए बनाएगा बैलेंस शीट। इतनी बात समझ में आई? अगर हम पार्टनरशिप में आती है तो पार्टनरशिप अपने ईयर एंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाती है रिजल्ट और पोजीशन पता करने के लिए? वो भी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर आपके सिलेबस में नहीं है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। उसके बाद क्या है आपके सिलेबस में? वो बनाते हैं फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश भी बनाना हो, और उसके बाद बनाया जाता है बैलेंस शीट। तो इससे पता लगता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सेम हम आज बात करने वाले हैं कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाएगी। ठीक है, तो पहले आपको यह समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। वो डॉक्यूमेंट जो ईयर के एंड में बनते हैं और इससे पता लगता है फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन। जनरली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जिससे हमारा रिजल्ट पता लगे, और बैलेंस शीट जिससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चले कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये हम बनाते हैं। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बनाते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर है। तो कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनी लॉ एप्लीकेबल है। तो जब कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ एप्लीकेबल है तो कंपनी को कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनी लॉ ने बताया है कि हम बताएंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को क्या क्या बनाना है। समझ में आया? मतलब जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो चेक करेगी कंपनी एक्ट में क्या लिखा है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है, फिर वही चीजें कंपनी बनाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो कंपनी एक्ट ने बताया कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है। आओ चेक करते हैं। सबसे पहले कंपनी एक्ट ने बोला कि कंपनी को बनानी है बैलेंस शीट। आई बात समझ में? और ये ऐसे ही नहीं बनानी, ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बनानी है। सर शेड्यूल 3 क्या बोला है? बेटा मेरे बच्चे, कंपनी एक्ट ने बहुत सारे फॉर्मेट बनाए हुए हैं कि इस फॉर्मेट में आप ये बनाएंगे, इस फॉर्मेट में ये बनाएंगे। उन फॉर्मेट्स को एक तरीके से शेड्यूल बोल देते हैं। तो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर फॉर्मेट दिया है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, तो हमें वही फॉर्मेट फॉलो करना है बैलेंस शीट बनाते हुए। सिंपल। तो कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 ने बताया पार्ट 1 ने कि कंपनी एक्ट को बनानी है बैलेंस शीट, कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली। आई बात समझ में? इसके बाद कंपनी को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बनाना है, ये पार्ट 2 में आता है शेड्यूल 3 के। इसके बाद कंपनी को बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट। सर ये क्या बला है? ये क्या बला होती है मेरे बच्चे? 12th क्लास में जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम कुछ लास्ट के जो फिगर्स हैं वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास शेयर कैपिटल है दो प्रकार की, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इन दोनों का टोटल जो है वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन ये लोगों को कैसे पता चलेगा? जब हम यूजर्स को बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? तो उसके लिए हम लोगों को बनाने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में हम दिखाएंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। इतनी बात आपको समझ में आती है? ओके, चलिए, तो नोट्स टू अकाउंट में हम डिटेल्स लिखते हैं और इसके बाद कंपनी को बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतनी बात आपको समझ में आई? मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम हटकर अब हो गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे पता चलेगा कि कैश का कितना फ्लो हमारा होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना होता है AS3 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कुछ कंपनी पे इंडियस भी लगते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। आइए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेचर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूं, जल्दी से देखिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता है कि प्रॉफिट कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है और कैश फ्लो कितना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं इसमें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम सेलेक्ट करके उसे फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन मतलब जब आप 11th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे। और हम अपने सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूं आपको। असेंशियल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं पहले सीधा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा? इट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। क्या बताता है ये? कंपनी का, बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं। तो मेरी बात समझ में आई? ठीक है सर, क्या थ्योरी भी आती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में? बेटा देखो, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी प्रॉपर लिखने को तो आती नहीं, पर एमसीक्यू तो सारे थ्योरी पे बनते हैं ना, और आगे के पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी पे ही बेस्ड है, तो इसलिए थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, सफिशिएंट डेटा मिल जाता है हमें, फाइनेंशियल डेटा हमें मिल जाता है, और इकोनॉमिक रिसोर्स हमारी क्या है इसके बारे में हमें पता चलता है। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे हमें पता लगता है कि हमारे मैनेजमेंट ने ठीक से काम किया है नहीं किया है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको ठीक से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी कौन कौन सी हमने फॉलो करी है, या अकाउंटिंग प्रोसेस हमने क्या क्या फॉलो करा है, ये सब हमें पता लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, के कौन कौन सी हमारी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारी सोसाइटी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कंपनीज को बिल्कुल सोसाइटी के बेनिफिट में काम करना है, ठीक है। आइए, थोड़ा मैंने इसको बड़ा कर दिया है ताकि आप आराम से देख सकें। नाउ शो इंप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज हमारी क्या है, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये सारी बातें हमें पता लगती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। और हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कैश फ्लो की, कि मेरे बिजनेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है, मेरे इन्वेस्टर्स कितने हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगती है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब असेंशियल क्या है, क्या जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? सबसे पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब इट शुड डिस्क्लोज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें बतानी है जो करेक्ट है और परफेक्ट है, बिल्कुल सही चीजें ही हमें बतानी है। कुछ भी हमारे इसमें जो हमने लिखा हो वो कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए बिल्कुल। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करें तो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और ही फॉलो कर ली जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर हमारे यूजर्स उसको कैसे समझ पाएंगे? इसलिए वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, हमारे इंडिया में लॉ के अनुसार एप्लीकेबल है। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी, बेटा हम कंपेयर कर सकते हैं ना अपनी फर्म को दूसरी फर्म से, यानी कि अपनी कंपनी को दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं ना, तो ये हमारा एक बेनिफिट है। वेरीफिएबल रिकॉर्ड्स, बेटा हम कंपनी में जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो वेरिफिकेशन करके ही करेंगे। हर एक रिकॉर्ड का, हर एक ट्रांजैक्शन का मेरे पास कुछ ना कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, बेटा जैसा कंपनी लॉ कहेगी वैसा ही हमें फॉलो करना है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी रखनी है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बोला है तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ही बनाना है, एएस के अकॉर्डिंगली बोला है तो एएस ही फॉलो करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही फॉलो करनी है, ठीक है। रिलेवेंट, अब इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इट शुड बी प्रिपेयर्ड and presented within a reasonable period of time.
विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर हम इसको प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब रीजनेबल टाइम क्या होता है बेटा? हमें ईयर के एंड में बनाना होता है और एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पर हमारी एजीएम होगी, इतने टाइम पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कंपनियां एक्ट के अकॉर्डिंगली। अभी तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या टाइम पीरियड होता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, आपके सिलेबस में है नहीं, बट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें उसे प्रॉपर्ली बनाना है। अब यूजर्स, अरे ये तो बहुत आसान है, 11th क्लास में भी पढ़े थे ना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, पर याद है क्या आपको? आधे नलायकों को याद है, आधों को नहीं है। तो जिनको याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है समझो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। पहली बात तो समझो यूजर्स कौन होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाती है तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो लोग देखना चाहेंगे और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर अपना डिसीजन लेना चाहेंगे, उन्हें बोलते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें कौन कौन आता है बेटा? यूजर्स में आते हैं दो तरह के यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर होता है सबसे पहले मैनेजमेंट। जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएंगे, मान लीजिए आप कंपनी के अकाउंटेंट है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और कंपनी ने आपको बुलाया कि भैया हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना दो, तो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे ही बना दोगे तो वो अकाउंट्स जैसे ही आपने निकाला कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले भागता हुआ कौन आएगा? बताओ बताओ मेरे को, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सबसे पहले आएगा ऑनर और फिर आएगा मैनेजमेंट। तो इंटरनल यूजर में आता है हमारा मैनेजमेंट। हम यहां पर मैनेजमेंट और ऑनर को फिलहाल सेम मान के चल रहे हैं। तो यूजर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इंफॉर्म्ड डिसीजन। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ताकि वो अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सके कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो आगे चलाओ बिजनेस, नहीं तो कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साहब, बिजनेस में लॉस होता जा रहा है। अब एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं हमारे? एक्सटर्नल यूजर होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये हमारी कॉमर्स वर्चुअल की बुक है बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें से, ये हमारी कॉमर्स वर्चुअल की प्रॉपर बुक है। इस बुक को आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और अगर आप हमारा कोर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। आपको बुक कलरफुल बुक मिलती है और बहुत डिटेल में पूरी सीक्वेंस में बुक बनाई हुई है। और इस बुक का एक एडवांटेज पता है क्या है? हम लोग हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस डालते हैं। यूजुअली क्या होता है, देखो प्रॉपर टॉपिक डिफाइन करा, शेयर कैपिटल के बारे में जानकारी और फिर बाद में रिजर्व एंड सरप्लस की जानकारी, और फिर इनसे रिलेटेड हमारे पास ना, जब ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड हमारे पास अभी क्वेश्चंस आ गए सेम, उसी से रिलेटेड। ऑपरेटिंग साइकिल है तो उससे क्वेश्चन आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये पूरा समझाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हमने बुक में क्या करा है, हमने बेटा हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस डाले हैं। बाकी जगह क्या होता है कि पहले पूरा टॉपिक्स आ गए, पूरा एक्सप्लेन हो गया, लास्ट में क्वेश्चन आएंगे। नहीं, हमने क्या करा, टॉपिक पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्वेश्चन, फिर टॉपिक, फिर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बुक बनाई है, पूरे मन से मेहनत करके एकदम पास्ट ईयर्स वगैरह सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए। अगर ये बुक आपने कर ली तो बेटा आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आओ अब ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल यूजर कौन है? शेयर होल्डर्स। ये कौन है? एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर मतलब बिजनेस के अंदर के लोग, एक्सटर्नल यूजर बिजनेस के बाहर के लोग, कंपनी से बाहर के लोग। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में क्यों प्रॉफिट जानकारी लेना चाहेंगे? क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन, उन्होंने बिजनेस में हमारे प्रॉफिट, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें जानकारी लेनी है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में और कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी के बारे में, ताकि वो आगे देख सके कि इस कंपनी में और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज, कभी कभी एम्प्लॉयज को ना बोनस जो दिया जाता है बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो प्रॉफिट से लिंक होता है। तो अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो कंपनी को अच्छा बोनस मिलेगा, एम्प्लॉयज को बुरा प्रॉफिट कमाया तो बुरा बोनस मिलेगा। तो एम्प्लॉयज चेक करते हैं कि भैया प्रॉफिट अच्छा कमाया और हमें बोनस दे रहे हैं या नहीं दे रही है कंपनी। आगे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से लोन मिलता है ना, पैसा कहां से आएगा भाई? बिजनेस चलाने के लिए लोन लेने जाना पड़ता है। तो लोन लेने के लिए ऐसे ही थोड़े ना बैंक आपको पैसा दे देगा। पहले बैंक जो है वो चेक करेगा अपनी सेफ्टी एंड रिकवरी, कि कंपनी के पास क्रेडिट वर्दीनेस है, पैसा लौटाने की पावर है, तभी बैंक हमें लोन देता है और वो फिर हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखता है। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हमारे बिजनेस में, वो भी हमारी लिक्विडिटी पोजीशन, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा प्रॉफिट सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स क्यों देखेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये चेक करने के लिए कि हमारे बिजनेस में उनका पैसा वापस चुकाने का कुछ मतलब क्रेडिट वर्दीनेस है, जैसे बैंक का था ऐसा ही सेम क्रेडिटर्स का है।
गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अरे भाई साहब, वो चेक करेंगे ना अपनी नेशनल इनकम, जब पूरा निकालती है गवर्नमेंट तो उनको चेक करना होता है ना कि हमारे इंडिया में नेशनल इनकम क्या है, हर एक कंपनी का प्रॉफिट वगैरह ये सब चेक करना होता है, अपनी पॉलिसी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। और साथ में टैक्सेशन चाहिए ना सरकार को। अरे आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार बेटा नजर गड़ा कर रखती है किस किस कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, उससे टैक्स को पकड़ लो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार भी देखती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूजर्स, मतलब हर वो लोग, एवरी पर्सन जिसको हमारी कंपनी के रिजल्ट से फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन वो लेंगे। एंड लास्ट में सेबी होती है कंपनी की अथॉरिटी बेटा। जो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उनके ऊपर सेबी की गाइडलाइन एप्लीकेबल होती है और उन्हें सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। तो सेबी चेक करती है that whether the company is within its limit and the interest of the investor is well protected। के कंपनी जो काम कर रही है वो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कर रही है ना, कुछ इन्वेस्टर्स का नुकसान तो नहीं कर रही है कंपनी। और अब आता है फाइनली लिमिटेशन। कौन कौन सी लिमिटेशन है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपना डेटा रिकॉर्ड करती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है। इसीलिए हमारा जो हमारा डेटा है ना वो एक्चुअल रियल नहीं होता, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। कि अगर हमने कोई मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी तो वो आज भी 10 लाख की रिकॉर्ड हो रही होगी। हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो गई हो, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसके बाद काफी सारे एस्टिमेशंस हमें लगाने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए, तो इसीलिए हमें एस्टिमेटेड होती है बहुत सारी चीजें, तो क्लियर इंफॉर्मेशन वहां पर हमें नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती है बेटा। हमारे पास एक से ज्यादा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती है ना, ठीक है। तो किसी कंपनी को कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, कोई कंपनी दूसरी, जैसे कोई एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा है, कोई डब्ल्यूडीबी, तो सबके अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो कंपेयर करने में कभी कभी मुश्किल आ जाती है। अगला क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे एम्प्लॉयज कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सब तो हम इग्नोर ही कर देते हैं ना। पब्लिक रिलेशन कितने अच्छे हैं, हम तो बस क्वांटिटी पे ही फोकस करते हैं साहब। प्राइस लेवल चेंजेस बेटा, वही जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं तो मार्केट का प्राइस क्या है अब हमारे एसेट्स का, वो हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। और हम कैन नॉट मीट द पर्पज ऑफ ऑल द पार्टीज। कुछ पार्टी को कुछ डिटेल चाहिए, किसी दूसरी पार्टी को दूसरी डिटेल चाहिए, तो हम सारी पार्टीज या सारे स्टेक होल्डर्स के नीड्स को मीट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, देखो एक बार मैं हल्का सा आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। इस तरीके से बेटा 12th क्लास में बैलेंस शीट हमारी बनाई जाती है। इसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। अब ऐसे नहीं बनेगी कि एक तरफ लायबिलिटी दूसरी तरफ एसेट्स, अब वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको बहुत डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में समझाया है। आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। और अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स ऐप पे मिलेगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, चैप्टर बाय चैप्टर और सीक्वेंस में पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। फुल डिटेल वीडियोस वहां पर हमारी है, ठीक है। तो वहां पर जाइए, ऐप डाउनलोड करो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी जानकारी मैंने आपको वहां पर दी हुई है, ऐप में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।